अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। एक सवाल कहा था मैंने जून 22 को, फिर किया। हाँ जी, दिया था। इसमें मुझे आईकेप के सोल्यूशन से दो इख्तलाफ हैं। मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था और मेरे ख्याल में जो एलएमएस है आपका उस पर भी रखा था। किसने किया है जून 22? जून 22 किसने किया है पूछ रहा हूँ। 1 2 3, बाकी भाई यार ये क्या बात है। आपने भी नहीं किया। नहीं करना है कि नहीं करना है? अच्छा, किसने आज कर लेना है, कल कर लिया होगा। ठीक है जी, 76 में करता हूँ डिस्कस। कैश फ्लो के दो सवाल कहे थे और वो मुझे पूरी उम्मीद थी कि वो करने वाले नहीं थे, क्योंकि वो तो पुराने कैफ के थे। तो मैं उनको बोर्ड पे सामने ही दिखा देता हूँ। सुबह उठ के करने थे आपने सवाल किए। संडे की सुबह उठ के कहा था सवाल करो, कैफ वाले किए सवाल। देख लिए दोनों। 24 कौन सा है? नहीं, मैं ना ये कैश फ्लो वाला ही कर लूंगा काम, क्योंकि ये कैश फ्लो का फॉर्मेट बता दूं और दो सवालों का सोचा हुआ है। क्योंकि एक सवाल कैश फ्लो का बहुत तगड़ा था। अदरवाइज कैश फ्लो के सवाल जो है ना वो मुनासिब लगेंगे आपको। अच्छा, जो कैफ के मैंने एक डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड वाला सवाल और आंसर दोनों खोल लें। जब तक ये सामने नहीं आता चले आप बुक तो खोले ना। क्वेश्चन 1 करता हूं पहले बात। इनडायरेक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड, इसमें ना मेरी एडवाइस ये है कि आप फॉर्मेट ध्यान में रखें सारा, उस फॉर्मेट को सामने रखते हुए सवाल को जांचें। यानी आप अगर सवाल को देखेंगे कि सवाल का क्या करना है तो उसमें इतना आसान नहीं रहता। तो कैश फ्लो का बेस फॉर्मेट रखें जहन में। अच्छा जी, ये इनडायरेक्ट मेथड का ना फॉर्मेट जहन में रखें और फिर उसको सामने रखते हुए सवाल को जांचें, तो मेरे ख्याल में आसानी रहेगी। जैसे इनडायरेक्ट मेथड है तो हमें इसमें सबसे पहले पीबीटी लाना होता है। अब पीबीटी इस सवाल में कहीं नहीं दिया हुआ, पीबीटी नहीं दिया हुआ, लेकिन हमें यह पता है कि रिटेन अर्निंग्स कितनी है, तो रिटेन अर्निंग्स के थ्रू पीबीटी तक पहुंच सकते हैं। तो रिटेन अर्निंग का ये यहाँ पर बीडीसीडी बैलेंस दिया हुआ है और उसके अलावा सवाल में टैक्स है। हाँ जी, टैक्स भी है। तो टैक्स यहाँ आ रहा है, ये डिविडेंड है कहीं, तो आपको ओपनिंग क्लोजिंग रिटेन अर्निंग से पैट पता चलेगा और उसमें टैक्स एक्सपेंस ऐड बैक कर ले तो पीबीटी बन जाएगा। तो ये ऐसे इन्होंने पीबीटी बना दिया। सवाल अपने सामने खोल लें बेशक आप, क्योंकि मैं तो इस स्क्रीन बार बार चेंज करूंगा। तो ये ओपनिंग आ गया रिटेन अर्निंग का, क्लोजिंग आ गया, सवाल में देखे ना, उससे निकला पैट और उसमें टैक्स एक्सपेंस ऐड बैक कर लिया तो पीबीटी बन गया। फिर उसके बाद जो ऐड करने वाली, ऐड लेस करने वाली चीजें होती हैं, डेप्रिसिएशन, नॉन कैश बाकी आइटम्स हैं, उनमें से एक एक करके ढूंढ लें। जैसे डेप्रिसिएशन है, अब डेप्रिसिएशन यहाँ नहीं दी गई, उसके लिए पीपीई की वर्किंग करनी पड़ती है और ये इधर सीफएप में भी पीपीई की एक मेजर वर्किंग है। तो पीपीई की क्या वर्किंग है, पीपीई का आप चाहे वो स्केड्यूल की शक्ल बना लें, चाहे आप टी अकाउंट की शक्ल बना लें। अब देखें यहाँ पर पीपीई की वर्किंग बनाई, ये टी अकाउंट की शक्ल में भी बना सकते हैं आप। ये फिगर कहाँ से मिल रही है, ये और ये दोनों बैलेंस शीट्स में अवेलेबल हैं। उसके अलावा अदर इंफॉर्मेशन के अंदर ये फिगर्स अवेलेबल हैं, तो इनको बैलेंस करके डेप्रिसिएशन निकली। और अगर इसको ऐसे नहीं तो मैं टी अकाउंट की शक्ल में भी दिखा सकता हूँ। अब आपके पास जो पिछले साल का पीपीई है वो ये है 193, जो इस साल का पीपीई है वो ये है 223। उसके अलावा पीपीई के बारे में ये पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है कि एक नई मशीन खरीदी थी 65 की, ये यहाँ एडिशन आ गई। फिर उसके अलावा पॉइंट नंबर
3 के अंदर बताया हुआ है कि बिल्डिंग बेची है, अब कितने की बेची है और कितने की खरीदी थी, लेकिन हमें तो बुक वैल्यू चाहिए, तो उसकी बुक वैल्यू निकालेंगे, वो आप यहाँ पर डिस्पोजल लिखेंगे, फिर उसको बैलेंस करेंगे तो डिडक्शन निकल आएगी, ये ऐसे डिडक्शन निकलेगी। तो इस तरह से ना नॉन कैश आइटम्स सवाल से ढूंढ ढूंढ के निकालनी पड़ेंगी। तो पीबीटी से शुरू किया, उसमें डेप्रिसिएशन ये इस वर्किंग से निकल आई। इंटरेस्ट एक्सपेंस के लिए आपके पास सवाल के अंदर ये लोन का डाटा दिया हुआ है, पॉइंट नंबर 6 में लिखा हुआ है, ये 1 अगस्त को लोन लिया था, उसका रेट भी बताया हुआ है, उसकी महीने भी बताए हुए हैं, तो वो 5 महीने का इंटरेस्ट ले तो वही इंटरेस्ट एक्सपेंस है, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस कैलकुलेट किया हुआ है। लोन पे 13% 5 महीने का इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन बता दी। उसके अलावा गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, ये यहां से पता चलेगी कि 20 मिलियन की कॉस्ट थी, 1 जुलाई 13 को खरीदी थी, 30 जून 15 को बेची है, यानी 2 साल इस्तेमाल करके बेची है, 20 साल लाइफ है, तो हर साल 1 मिलियन, तो इसकी बुक वैल्यू 18 मिलियन रह गई थी और 20 मिलियन की बेच दी, तो 2 मिलियन का प्रॉफिट, और ये 18 जो रह गया था वो 18 यहाँ लिखा है, तो यहाँ से बैलेंस करके डिडक्शन निकली। बैड डेट एक्सपेंस, ये बैड डेट एक्सपेंस पता चलता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की वर्किंग से, जिसमें ओपनिंग, क्लोजिंग और राइट ऑफ, ये सब चीजें आपको यहां से पता चल रही हैं। राइट ऑफ इतना है, उसके अलावा कंपनी पॉलिसी बनाया करती है 5% डाउटफुल, अब 5% किस पे, डेटर्स पे, लेकिन इन पे 5% लग के लेस हो चुका हुआ है क्योंकि इसमें नेट प्रेजेंट हो रहे हैं, तो ये फिर 95 है। इसको क्रॉस अप करें, इसका 5% लें तो वो ओपनिंग प्रोविजन, क्लोजिंग प्रोविजन, और ये राइट ऑफ, यहां से बैड डेट एक्सपेंस निकलेगा, ये बैड डेट एक्सपेंस निकाला है। डेटर्स को क्रॉस अप किया, ये ओपनिंग प्रोविजन, क्लोजिंग प्रोविजन और राइट ऑफ, तो यहां से आपको ये बैड डेट एक्सपेंस पता चलेगा। ग्रेचुटी, ये चूंकि कैफ का सवाल है ना, तो इसमें ये ग्रेचुटी इस तरह से होती थी, बस ग्रेचुटी का ओपनिंग आ रहा है, पेबल आ रहा है, क्लोजिंग, ग्रेचुटी पेड। सी फैब में तो इस तरह से नहीं है, सी फैब में तो आईएस 19 का डाटा होगा बकायदा। फिर डेटर्स की इंक्रीज डिक्रीज है, तो डेटर्स की इंक्रीज डिक्रीज ये कहां से पता चलेंगी फिगर्स, बैलेंस शीट से। लेकिन अगर इनमें कोई मिलावटें शामिल हैं, जैसे ये जो इंक्रीज इन एडवांस है, इस इंक्रीज इन एडवांस के अंदर लिखा हुआ है 0.5 कि इनमें एडवांस टैक्स शामिल है 8 और 6, तो टैक्स की तो इंक्रीज डिक्रीज नहीं दिखानी होगी, तो इसमें 8 और 6 की मिलावट है, इसमें 8 की है, इसमें 6 की है, तो इनमें से 8 और 6 निकाल के अब इंक्रीज डिक्रीज लेंगे तो वो सही इंक्रीज डिक्रीज है। इसी तरह करंट लायबिलिटीज की इंक्रीज डिक्रीज है, लेकिन चूंकि इस एक्रूड एक्सपेंस के अंदर इंटरेस्ट पेएबल की मिलावट शामिल है, तो उसको माइनस करके बाकी इंक्रीज डिक्रीज लेनी है। तो जो ममनुआ आइटम थी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इंटरेस्ट पेएबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल, टैक्स पेएबल, एडवांस टैक्स, और अगर डिविडेंड रिसीवेबल, डिविडेंड पेएबल, और अगर कोई नीचे अलग से आ रही आइटम, उसका पेएबल रिसीवेबल, जैसे पीपी अलग से उधार पे खरीदा हुआ है तो उसका पेएबल आ रहा है, पीपी बेचा हुआ है उसका रिसीवेबल आ रहा है, इनको नहीं इंक्रीज डिक्रीज में दिखाना। और अगर ये बाकी किसी जायज आइटम में मिलावट हुई है, उन मिलावट को निकाल लेंगे। जी जी। अनअर्न इनकम तो लायबिलिटी है ना, एडवांस इनकम है, उसको अनअर्न कहते ही इसलिए कि पैसे मिल चुके हैं जबकि अभी हमारी वो इनकम नहीं बनी, तो लायबिलिटी है, एडवांस इनकम। तो हमें पैसे नहीं मिले होते, वो हमारी इनकम रिसीवेबल होती है, इनकम बन चुकी होती, पैसे नहीं मिले होते, वो रिसीवेबल आ रहा होता है। फिर टैक्स पेड, ये टैक्स का एक लंबी चौड़ी वर्किंग बताई थी आपको, ये वहां उस टैक्स की वर्किंग से निकाला हुआ है, जो भी ओपनिंग, क्लोजिंग, टैक्स पेएबल, एडवांस, डेफर्ड, जो कुछ है वो सब डाल दें इसमें और टैक्स एक्सपेंस रखें तो बैलेंस पेड निकल आएगा। बस ये बनाया ऐसे हुआ है, वरना ये भी ऐसे बन सकता है। टैक्स का पेबल है इधर लिख लें, रिसीव एडवांस है यहाँ लिख लें, क्लोजिंग क्लोजिंग यहाँ लिख लें, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है वो भी यहाँ बीडी यहाँ सीडी आ जाएगा, टैक्स एक्सपेंस इधर रखें तो पेड यहाँ निकल आएगा, ये किया हुआ इधर। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर पीपीई की परचेज, पीपीई की सेल, दोनों फिगर दी हुई है।
अच्छा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज करते हुए आपने सवाल के नॉन करंट एसेट्स पे नजर मारनी है कि नॉन करंट एसेट्स में कुछ रह तो नहीं गया, बेशक नीचे इंफॉर्मेशन ना दी हो। अब जैसे इनटेंजिबल एसेट्स की नीचे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, लेकिन इसको देख के लग रहा है कि नया खरीदा होगा, तो वो फिर परचेज ऑफ इंटेंजिबल में आ जाएगा। तो इसलिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को नॉन करंट एसेट्स और रिवैल्यूएशन सरप्लस, क्योंकि रिवैल्यूएशन सरप्लस होगा तो यकीनन पीपी ही कोई ना कोई डेबिट क्रेडिट हुआ होगा। तो आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में नॉन करंट एसेट्स पे खास ध्यान रखना, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ये इक्विटी और लोन्स। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ये पीपी था, बस इसकी दोनों फिगर्स बताई हुई थी, और इंटेंजिबल यहीं से डिफरेंस पता चल रहा है। तो ये परचेज ऑफ पीपी, सेल ऑफ पीपी और परचेज ऑफ इंटेंजिबल आ गए। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के लिए आपने बैलेंस शीट में इक्विटी वाली साइड देखनी है ये, और लोन्स देखने हैं। तो लोन देख के पता चल रहा है कि नया लोन लिया है, नीचे कुछ नहीं बताया हुआ, और वैसे बताया हुआ है लेकिन यही बताया हुआ है। और कैपिटल देख के पता चल रहा है कि नए शेयर इशू हुए, ये उनकी फेस वैल्यू, ये प्रीमियम, तो ये डिफरेंस 30 और ये 15, 45, ये कैश मिला होगा शेयर इशू पे। तो इस तरह से ये चीजें फॉर्मेट को सामने रखें और फिर सवाल में चीजें सारी उस फॉर्मेट पे ढालें और फिर देखें क्या कुछ एक्स्ट्रा भी है सवाल में। तो इस तरह से कैश फ्लो का सवाल होता है कि बेस आप फॉर्मेट को बनाएं, उसकी चीजें पूरी सवाल में से करना शुरू करें, फिर उसके बाद देखें सवाल में क्या इनके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी रह गया, यानी पहले फॉर्मेट ध्यान में रखें, उसकी चीजें पूरी करें, फिर देखें सवाल में क्या उसके अलावा भी तो नहीं कुछ। तो इस तरह से कैश फ्लो का सवाल बनता है। वो C5 के सवालों में आएगी ना, फिर मतलब अब सवाल में वो चीज है ही नहीं, तो मैं इसमें जो चीजें खुद ही क्रिएट करूंगा, क्या इसमें एंडीन होता तो क्या होता, तो है ना C5 बन के सवालों में, वहां देख लेंगे। रिटेन अर्निंग नहीं, रिवैल्यूएशन सरप्लस का बताया कि सब है, सरप्लस है तो यकीनन रिवैल्यूएशन हुई होगी, रिवैल्यूएशन हुई होगी तो यकीनन पीपी डेबिट क्रेडिट हुआ होगा। तो वो रिवैल्यूएशन सरप्लस को देख के पता चलेगा कि कितनी पीपी में रिवैल्यूएशन की अमाउंट डेबिट क्रेडिट करनी है, फिर बैलेंसिंग करेंगे तो एडिशन या डेप्रिसिएशन निकलेगी। क्योंकि हमने ना अपनी वर्किंग्स में बाकी सारी अमाउंट पूरी करनी है, तो बैलेंसिंग फिगर हमारे काम की निकलनी है। हाँ हाँ हाँ, ये जो टैक्स की हम वर्किंग कर रहे हैं ना, ये करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स का मिक्सचर अकाउंट है। क्योंकि और उसको मिक्सचर बनाने की वजह ये है बस कि आपको इनकम स्टेटमेंट तो शायद ही दी हो, और अगर दे भी दी हो तो उसमें बस टैक्स एक्सपेंस आ रहा होगा। जैसे ये टैक्स एक्सपेंस 17 है, अब ये करंट है कि डेफर्ड है, दोनों है यकीनन, तो उनमें नहीं पता कितना करंट है कितना डेफर्ड है, इसलिए हमें टैक्स पेड निकालने के लिए टैक्स करंट और डेफर्ड दोनों को मिला के इस वर्किंग में डालना पड़ेगा। तो उसमें अगर कुछ वो जो ओसीआई वाला डेफर्ड टैक्स है वो भी इसके अंदर ही आ रहा होगा। सारी चीजें जो टैक्स से रिलेटेड है सब यहां फेंकेंगे तो पेड निकलेगा। जी जी जी। अच्छा, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स है ना, अब जैसे इसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में एक तो ये है कैश, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है, और ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ये भी कैश इक्विवेलेंट है। असल में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो सिर्फ ट्रेजरी बिल्स की इन्वेस्टमेंट होती है, या ये कहने के जो 3 महीने के अंदर अंदर मेच्योरिटी वाली है, वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स कैश इक्विवेलेंट है। उसके अलावा अब ये जो वर्ड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसको बस एक नॉर्म्स है कि कैश इक्विवेलेंट ले लेते हैं, बट असल में तो कंपनी को पता होगा ना, सवाल वाले को तो नहीं पता, मतलब स्टूडेंट को तो नहीं पता ये क्या है। तो एज अ नॉर्म हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को भी कैश इक्विवेलेंट मान लेते हैं, वरना असल में कंपनी को तो पता ही होगा ये क्या है, स्टूडेंट को नहीं पता होता। इसलिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ही, ये जो मैंने कैश फ्लो का फॉर्मेट दिया हुआ है उसमें मैंने कैश इक्विवेलेंट वाली वर्किंग में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी लिखी है। तो एज अ स्टूडेंट हम उस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का नाम देख के उसको कैश इक्विवेलेंट में मिला लेते हैं। अच्छा, ये कैफ के सवाल में तो मैं ये ऐसे ही जुबानी चीजें रिवाइज करवा सकता था, इसमें अब आपने अगर अपनी पुरानी को याद इससे पूछनी है तो पूछें। सवाल का तरीका बहरहाल मैंने आपको ये बताया है कि फॉर्मेट को बेस बनाएं, क्योंकि मैंने ना कोशिश की है कि बहुत सारी चीजें फॉर्मेट में डाल दूं, फिर भी हो सकता है कोई चीज उसके अलावा हो सकती है, तो इसलिए बेस फॉर्मेट को बनाएं और फॉर्मेट की चीजें पूरी करें सवाल से ढूंढ ढूंढ के। जब ये सारा काम कर लें फिर उसके बाद सवाल पर नजर डालें कि क्या इसमें कुछ और ऐसी चीज तो नहीं जो फॉर्मेट में नहीं थी, फिर अकॉर्डिंगली देखें उसका क्या करना है। यानी मेरे पास कैश फ्लो के लिए यही टिप अवेलेबल है आपको पहुंचाने के लिए, ये फॉर्मेट सामने रखें, उस फॉर्मेट की चीजें सवाल से ढूंढ के पूरी करें, और वो चीजें सवाल से ढूंढ के कैसे पूरी होंगी, जैसे पीपी है तो जो कुछ भी सवाल में पीपी से रिलेटेड है सारा कुछ उसकी वर्किंग में फैला लें, फिर यहाँ से बैलेंसिंग या तो एडिशन निकलनी है डेप्शन निकलनी है, जो भी चीजें सवाल में शेयर कैपिटल से रिलेटेड है वो शेयर कैपिटल की वर्किंग में डाल लें, फिर वहां से पता चलेगा कि कितने शेयर नए इशू हुए। जो भी चीजें सवाल के अंदर
बैड डेट से रिलेटेड है वो सारी उस वर्किंग में डाल लें, जो भी चीजें सवाल में टैक्स से रिलेटेड है सारी टैक्स की वर्किंग में डाल लें। तो सवाल में सवाल को करने का तरीका मेरी तरफ से नसीहत यही है कि फॉर्मेट को फॉलो करें, उसकी चीजें पूरी कर लें पहले, फिर उसके बाद देखें सवाल में कुछ रह तो नहीं क्या। ये 2 लाइनर ही है मेरे पास कैश फ्लो। और आपने इस इनडायरेक्ट मेथड में अपनी कोई पुरानी कंफ्यूजन पूछनी है तो पूछें, तो मैं सीफे वाले फॉर्मेट पे आता हूँ। वो मर्जी होती है, आप उसको बाय डिफॉल्ट रिटेन अर्निंग से इशू समझ लें, बोनस को या शेयर प्रीमियम से समझ लें, वो मर्जी है। वो दोनों में से स्टूडेंट जो भी करेगा उसको सही माना जाएगा। एंड आंसर फर्क आ जाएगा, अगर वो उसको रिटेन अर्निंग में से लेगा तो और शेयर इशू निकलेंगे, अगर प्रीमियम में से मानेगा तो और निकलेंगे, लेकिन जो भी इनमें से करेगा वो सही माना जाएगा। अच्छा, और एक सवाल मैंने डायरेक्ट मेथड का बनाया हुआ है, इसमें और इनडायरेक्ट में फर्क है सिर्फ कैश जनरेटेड से ऊपर वाली लाइन का। अब इस डायरेक्ट मेथड में हमने लेनी होती है रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर्स, तो उसके लिए चाहिए सेल्स और ये डेटर्स। तो इसमें देखें सेल्स इनकम स्टेटमेंट में दी हुई, डेटर्स बैलेंस शीट में दिए हुए, लेकिन उनको क्रॉस अप करना पड़ा क्योंकि बैलेंस शीट में नेट दिए हुए, मेरा ख्याल है। हाँ जी, ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस शीट में दिए हुए नेट, क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना करती है 6% पॉइंट 2 में लिखा हुआ है। तो जो ऊपर डेटर्स आ रहे हैं वो नेट है, वो 94 है, उनको 94 से क्रॉस अप करेंगे तो वो प्रॉपर डेटर्स बनेंगे, वो फिर इधर डेटर्स के अकाउंट में आएंगे ताकि हम कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर निकाल सकें। राइट ऑफ दिया हुआ है, सेल्स दी हुई है, डेटर्स का बैलेंस ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिया हुआ है, बस क्रॉस अप करना पड़ा, ये बैलेंस करके रिसीट्स निकलेंगे। इसी तरह से सप्लायर्स यानी पेमेंट टू सप्लायर्स, इनकम स्टेटमेंट से मिलेगी कॉस्ट ऑफ सेल, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट से मिलेगा, इसको बैलेंस करेंगे तो परचेजेस निकलेंगे, ये परचेजेस क्रेडिटर्स में परचेजेस साइड इधर आएंगी, क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट से मिलेगा, और पेमेंट्स हैं जो पेमेंट टू सप्लायर्स। लेकिन इसमें सिर्फ एक काम ये किया कि जो कॉस्ट ऑफ सेल्स दी हुई थी उसमें डेप्रिसिएशन भी शामिल थी, वो निकाल दी, तो बाकी है फिर जो गुड्स की कॉस्ट है तो वो निकाल के कॉस्ट ऑफ सेल यहाँ लिखेंगे, तो आप बैलेंसिंग फिगर परचेजेस यहाँ, और फिर यहाँ से पेमेंट बैलेंसिंग फिगर निकलेंगे। और तीसरी लाइन इसमें होती है पेमेंट फॉर बाकी एक्सपेंसेस, तो वो जो बाकी एक्सपेंसेस हैं वो सारे एक्सपेंसेस, लेकिन उनमें से नॉन कैश आइटम्स निकाल के वो यहाँ, और उसके बाद फिर ये ओपनिंग क्लोजिंग प्रीपेड बैलेंस शीट में आ रहा था, पेमेंट्स बैलेंस करके निकलें, और बाकी सवाल वैसे ही है जैसे इनडायरेक्ट मेथड में होता है। उसी तरह से प्रोविजन का अकाउंट, टैक्स की सारी वर्किंग, पीपी की सारी वर्किंग, ये डायरेक्ट मेथड का एक बेसिक सा सवाल। वैसे तो सवाल करने से ही होंगे, इसीलिए कहा था कि एक एक सवाल कर लेते, तो मैंने जबानी बता तो दिया, लेकिन उससे क्या पल्ले पड़ना, होना तो ये करने से ही था। वो हाथ से सवाल गुजारा होगा ना तो फायदा है इसका, चलिए गुजार लिया आपने हाथ से, हो गया। अब आते हैं कि कंसोलिडेशन में कैश फ्लो में क्या होगा। तो कंसोलिडेटेड कैश फ्लो के सवाल में जो गिवन होगा ना वो वही है जो मैंने इंडिविजुअल के लिए बताया, दो बैलेंस शीट्स होंगी, ग्रुप कैश फ्लो के सवाल में सवाल करने का तरीका यही है, आपको दो ग्रुप एसओएफपीस गिवन होंगी, यानी वो कंसोलिडेशन कर दी होगी। तो ये जो कैश फ्लो का सवाल है ये कैश फ्लोज की कंसोलिडेशन का सवाल नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि जैसे पहले होता था कि इनकम स्टेटमेंट दी हुई है 2 या 3 उनको कंसोलिडेट करते थे, एसओएफपीस दी होती थी 3 उनको कंसोलिडेट करते थे, ऐसा नहीं है कि 3 कैश फ्लोज दी होंगी उनको कंसोलिडेट करना होगा। इसमें आपको कंसोलिडेटेड गिवन है बैलेंस शीट, उनसे कैश फ्लो बनानी होगी जैसे इंडिविजुअल कंपनी की बनाते हैं। तो इसमें आपको दो ग्रुप एसओएफपीस दी होंगी, यानी एक करंट और एक लास्ट ईयर, फिर इसके अलावा एक ग्रुप एसोसीआई दी हो सकती है, दे दे तो मेहरबानी है, और अगर सोसी भी दे दें तो फिर तो क्या ही बात है, और अदर इंफॉर्मेशन दी होगी। और क्या इसमें भी गुडविल की वर्किंग निकालनी पड़ती है? बिल्कुल करनी पड़ती है, गुडविल एंड ये सब वर्किंग करनी पड़ती है, तो प्रैक्टिस में आएंगे तो देखते हैं।
इनडायरेक्ट मेथड बताता हूं पहले। ये इनडायरेक्ट मेथड कैश फ्लो का फॉर्मेट है, पढ़ा जा रहा है या और बढ़ाऊं? ठीक है, पढ़ा जा रहा है ना। ये इनडायरेक्ट मेथड कैश फ्लो का फॉर्मेट है जो मैंने उस दिन एक्सप्लेन भी किया था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स से कैश जनरेटेड तक पहुंचना है। ये जो एडजस्टमेंट्स हैं ये दो तरह की हैं। नॉन कैश को रिवर्स कर रहे हैं और ऐसे इनकम एक्सपेंस को रिवर्स कर रहे हैं जो आगे कहीं ना कहीं और शक्ल में आ जाएंगे। और ये क्या है? ये करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में इंक्रीज डिक्रीज है और इनकी जिंदगी का मकसद ये है कि वो जो ऊपर इनकम एक्सपेंसेस मौजूद हैं उनको कैश पेमेंट और रिसीट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये इनडायरेक्ट मेथड का मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट बताया था। इसके बाद कैश जनरेटेड निकलेगा और फिर तो सीधे सीधे कैश इनफ्लोज है या आउटफ्लोज है। ये जो सामने है ना, ये तो इसमें तो कुछ नया नजर आई नहीं था, ये तो वैसे ही है। अरे ये तो मैंने खोला ही वही हुआ यार, ये तो मैंने वैसे ही वही वाला खोला था। नहीं, ये जो सामने खोला हुआ है, अच्छा ये तो सामने खोला हुआ है। इसमें सीफे वाली चीजें फिट करता हूं। अच्छा, वो मैंने अपनी तरफ से तो ये किया ही था, ये शेडेड, लेकिन वो प्रिंट होते होते शेड आगे पीछे हो गए। लेकिन मैंने फिर भी ना बोल्ड भी किया हुआ है। मैंने अब ये किया कि अपनी आप बुक में देखेंगे ना तो चैप्टर में पेज 59 पे तो मैंने किया ये था कि जो इंडिविजुअल कंपनी का कैश फ्लो का फॉर्मेट ये अभी रिवाइज कराया था, मैंने सेम वही उठाया और उसमें वो लाइनें ऐड कर दी जो ग्रुप कैश फ्लो में आनी है और उनको बोल्ड कर दिया ताकि आप ये याद करने में हेल्प मिले। अच्छा, क्या ये सारा फॉर्मेट स्टैंडर्ड्स के अंदर है? क्योंकि आपको तो पेपर में स्टैंडर्ड ले जाना अलाउड है। तो IS 7 में कैश फ्लो का फॉर्मेट है? हाँ है, लेकिन मुश्किल से 4-5 लाइनों का एक सेक्शन होगा। मैंने तो सारा कुछ डाल दिया ना इसके अंदर। उन्होंने तो एक बस बेसिक सा फॉर्मेट बताया हुआ है। IS 7 में कैश फ्लो का फॉर्मेट है, लेकिन वो तो उन्होंने बेसिक सा फॉर्मेट बताया था, 2-2 लाइनें लिख के। मैंने तो बहुत सारी लाइनें लिखी हुई है इसके अंदर, तो ये याद करना पड़ेगा। जैसे सारी रिपोर्टिंग याद करनी है तो ये भी याद ही करना पड़ेगा। तो मैंने किया ये है कि वही वाला फॉर्मेट उठाया बेस, उसके अंदर मैंने कंसोलिडेशन वाली लाइनें डाल दी। वो फिर मैं आपको एक एक करके समझाता जाता हूँ। जैसे मैं ये इनडायरेक्ट मेथड पे हूँ, ये सारा सेक्शन क्या होता है? पीबीटी से शुरू करके वर्किंग कैपिटल से ऊपर ऊपर हम दो तरह की एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। क्या? एक तो हम नॉन कैश इनकम और एक्सपेंसेस को रिवर्स कर रहे हैं और दूसरा ऐसे इनकम और एक्सपेंसेस जो नीचे कहीं ना कहीं किसी और शक्ल में आ जाने, हम उनको रिवर्स कर रहे हैं। तो देखें, ये हो गई नॉन कैश चीज। ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा क्या है जो इंडिविजुअल में नहीं था? सब्सिडरीज बेची खरीदी होंगी। पीबी तो इंडिविजुअल कंपनी भी खरीद बेच रही थी, लेकिन ग्रुप की बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, यानी ग्रुप की ट्रांजैक्शंस देखेंगे, तो सब्सिडरीज खरीदी बेची गई होंगी। और जब सब्सिडरीज भी और एसोसिएट भी जब वो खरीदी बेची गई होंगी तो उनके ऊपर भी कोई गेन लॉस आया होगा। जैसे इस शादी वाली कैश फ्लो के अंदर लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स ऐड हो रहा होता है और प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट लेस हो रहा होता है। तो अब यहाँ पर वो चीजें तो होंगी, लेकिन सब्सिडरीज भी बेचने खरीदने पे लॉस आया होगा। वो जो पिछली कुछ क्लासेस में गेन और लॉस ऑन सब्सिडरी निकालते थे, वो भी लेस ऐड हो रहा होगा। जैसे लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट ऐड हो रहा है, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी भी ऐड हो रही होगी। अब ये फिगर सवाल में दी होगी? नहीं, वो जो डिस्पोजल वाले सवालों में हम लोग वर्किंग करते थे गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल की, वो वर्किंग करनी पड़ेगी। यानी उसमें जो बड़ी बड़ी वर्किंग की मेहनत थी ना, वो इस सवाल में भी होगी। है डबल मेहनत तो नहीं है, लेकिन वो वर्किंग्स यहां भी हो रही होंगी। यानी यहां पर भी आप सवाल में गुडविल की वर्किंग कर रहे होंगे, यहां गुडविल की वर्किंग करनी पड़ रही होगी, यहां पर गेन और डिस्पोजल की वर्किंग करनी पड़ रही होगी। कैश फ्लो का सवाल वैसे लेंथी सवाल होता है बैलेंस शीट से, तो इसमें लॉस ऑन डिस्पोजल ये ऐड और ये गेन लेस, और ये कैलकुलेट कैसे होगा? वो जैसे पहले वर्किंग में करते थे। तो ये नॉन कैश है इसलिए ऐड कर दिया, ये क्यों लेस कर दिया? अच्छा चले, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट क्यों लेस कर देते हैं? क्योंकि नीचे जाके हमने सेल ऑफ पीपी दिखाना होता है, तो ये क्यों लेस कर रहे हैं?
क्योंकि नीचे जाके हमने सेल ऑफ सब्सिडरी दिखाना होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, तो इसलिए ये गेन यहां से लेस कर देते हैं। और लॉस नॉन कैश चीज है तो ये ऐड कर देते हैं। यानी जिस रीजन जिस लॉजिक की वजह से लॉस या गेन ऑन सेल ऑफ पीपीई ऐड लेस कर रहे हैं, उसी वजह से गेन और लॉस ऑन सब्सिडरी ऐड लेस कर रहे हैं। और ये फिगर लिखनी यहां है और कैलकुलेट कैसे करनी है ये पहले सीख चुके हैं। अच्छा, इसके अलावा ये क्यों ऐड करें? अच्छा, ये क्यों ऐड करते हैं? पीपी का इंपेयरमेंट लॉस नॉन कैश आइटम है, तो गुडविल का इंपेयरमेंट लॉस भी तो नॉन कैश आइटम ही है, तो गुडविल की इंपेयरमेंट भी यहां ऐड बैक हो जाएगी। अच्छा, अब गुडविल की इंपेयरमेंट बैलेंस शीट के सवाल में तो दी होती थी, मोस्टली दी होती थी। किसी सवाल में था कि 20% गुडविल इंपेयर है, वरना उसके अलावा इंपेयरमेंट मोस्टली दी होती है। यहां पर गुडविल की इंपेयरमेंट दी होने की बजाय आपको ना गुडविल की एक वर्किंग करनी पड़ेगी, वो वहां से निकालनी पड़ेगी, वो मैं दिखाता हूं वर्किंग। पहले ना इसका फेस पूरा कर लो। ये ऐड और गेन और डिस्पोजल ऑफ सब्सिडी लेस, ओके। इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल ऐड, ठीक है, नॉन कैश है। ये हमने ग्रुप इनकम स्टेटमेंट के अंदर एक लाइन आइटम डाली होती है, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट। अच्छा, ये ऑफ है, ये ऑफ कर रहे हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट। ये शेयर और नहीं है, शेयर ऑफ है। ये कौन सा पेज खोला हुआ मैंने? ये ब्रैकेट छोड़ता हूं अभी, ये क्यों लेस कर रहा हूं? अच्छा देखें, हमें ना गिवन क्या है सवाल में? ग्रुप एसओएफपी और शायद ग्रुप एसओसीआई। तो हमने स्टार्ट कहां से किया है? ये कौन सा पीबीटी है? वो जो ग्रुप में पीबीटी आ रहा है। अब आप ग्रुप एसओसीआई का फॉर्मेट याद करें तो उसमें पीबीआईटी से जस्ट ऊपर लाइन कौन सी होती है? शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट होता है ना। ये मैं कहता हूं यहां से लेस कर देते हैं। क्यों लेस करें? ना ना, इनकम स्टेटमेंट ग्रुप की पीबीटी से शुरू किया है, उसमें शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट एडेड है, तो मैं क्यों कह रहा हूं कि लेस करना? कहां दिखाना निकला? अरे कहां डिविडेंड, कहां शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट? नॉन कैश है भाई। एसोसिएट के प्रॉफिट में हमारा हक हम रिटेन अर्निंग में ऐड कर देते हैं और इन्वेस्टमेंट में ऐड कर देते हैं। पैसे थोड़ी दे रहे होते हैं वो लोग हमें। क्या हो गया? इक्विटी मेथड में हम एसोसिएट के प्रॉफिट्स में अदर रिजर्व में अपना हिस्सा कैलकुलेट करते हैं और उसको खुद ही इन्वेस्टमेंट में ऐड कर देते हैं। बैलेंस शीट की बात कर रहा हूं, और खुद ही उसको अदर रिजर्व और रिटेन अर्निंग में ऐड कर देते हैं, तो उनसे हम पैसे उठा के ले आते हैं। तो ये कोई कैश ट्रांजैक्शन तो नहीं है। अब इसको अगर एसओसीआई के फेस की बात करें तो एसओसीआई फॉर द ईयर में शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट पीबीटी से ऊपर आ रहा होता है। तो वो हमने क्या किया होता है, एसोसिएट के पैट के ऊपर शेयर लगा के बस ऐसे ही ऐड कर लिया होता है, तो कैश थोड़ी ले रहे होते हैं उससे। तो ये तो नॉन कैश चीज है, इसलिए लेस हो जाए। वो नीचे डिविडेंड सी में लिखेंगे, वो जो डिविडेंड कैश आएगा, हाँ वो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बिल्कुल डिविडेंड रिसीव्ड आएगा क्योंकि वो कैश आ रहा है। ये नॉन कैश चीज है, ठीक है। लेकिन इसके ब्रैकेट में देखें एक और काम किया हुआ। ये क्या किया? इनकम स्टेटमेंट सोचें जरा, अगर दिमाग में चलती है बात तो ठीक है, नहीं तो बेशक वो एसोसिआई का फॉर्मेट पुराना वाला खोल लेना कोई। जब हम एसोसिएट को इक्विटी मेथड के तहत ग्रुप इनकम स्टेटमेंट में लाते हैं तो उसका जो कुछ भी है मेन तो वो उसी लाइन आइटम में आ रहा होता है। भूल गए सब। एसोसिएट को एसओसीआई में एक लाइन आइटम में पीबीटी से ऊपर शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट, अगर कोई नेगेटिव गुडविल है वो भी उसी लाइन में डाल देते हैं, अगर कोई इंपेयरमेंट है इन्वेस्टमेंट का वो भी उसी लाइन में डाल देते हैं। यानी हम जो कुछ भी एडजस्टमेंट कर रहे हैं वो एक लाइन के अंदर डाल देते हैं। लेकिन एक काम और है जो उसे ऊपर आ रहा होता है ग्रुप इनकम स्टेटमेंट में, कहीं यूआरपी, पी टू ए या ए टू पी? पी टू ए, क्योंकि ए टू पी तो हमने शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट की वर्किंग में से लेस किया होता है। पी टू ए ऊपर इनकम स्टेटमेंट में कहीं और आ रहा होता है। तो हम ना असल में इसको ऐड लेस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बेकार की नहीं, बेकार नहीं, एक नॉन कैश चीज थी जो हमने अपनी ग्रुप इनकम स्टेटमेंट में डाली हुई थी, इसको निकाल रहे हैं। तो वो जो ऊपर दो लाइनों में डाला था उसको तो बाहर निकाले ना, तो ज्यादा जबानी बात हो गई। देखें हमने ना हाँ लेस किया होता है। देखें हमने एसोसिएट की कंसोलिडेशन एसओसीआई में ये की थी
अगर कोई बहुत मुश्किल हो रही है तो पेज खोल लें, पिछले पेजेस देख लें, अगर जबानी बात नहीं समझ आ रही तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट, पीबीटी से ऊपर एक लाइन लिखते हैं। अच्छा, शेयर ऑफ ओसीआई भी लिखते हैं, उसका मैं यहां जिक्र नहीं कर रहा, हमने तो शुरू ही पीबीटी से किया हुआ है ना, तो शेयर ऑफ ओसीआई का जिक्र करना भी क्यों था। तो पीबीटी से ऊपर तो बस यही एक लाइन आ रही होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, एसोसिएट को एसोसीआई में कंसोलिडेट करने के लिए कि शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट लेते हैं और उसी के अंदर नेगेटिव गुडविल है तो वो भी इसी में मिला देते हैं, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की इंपेयरमेंट है वो भी उसी वर्किंग में डाल देते हैं। अगर ए सेलर है ए टू पी तो यूआरपी भी हम उसी लाइन के अंदर लेस कर देते हैं। जो कुछ भी उस एसोसिएट से लेना देना था वो हम सब उसी वर्किंग में ही शामिल करते हैं और फिर उसका एंड आंसर सिर्फ एक लाइन आइटम शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट दे रहे होते हैं। लेकिन अगर पी सेलर था तो फिर यूआरपी को क्या करते हैं, अगर गुड्स थी तो ऊपर कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड किया होता है और अगर पीपी तो अदर इनकम से लेस किया होता है। तो ये भी तो एसोसिएट को कंसोलिडेट करने का ही हिस्सा है ना। तो अब हम एसोसिएट को कंसोलिडेट करना चूंकि नॉन कैश चीज है तो उसको हम निकाल रहे हैं, तो एसोसिएट वाली लाइन भी निकाल देते हैं और वो जो ऊपर यूआरपी कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड किया हुआ है यानी प्रॉफिट्स कम किए हुए हैं वो भी हटा देते हैं। देखें, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट की एक लाइन लिखी हुई है, ये पीबीटी में ऐड हुआ है कि लेस हुआ है? शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट ऐड हुआ है और पी टू ए यूआरपी कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड हुआ है, मतलब प्रॉफिट्स में से वो लेस हुआ है। तो ये दोनों अपोजिट है ना, हमने इन दोनों को निकालना है तो आपस में नेट करके दोनों को निकाल देते हैं। अब ये एक ही साथ निकाल देते हैं। आप क्या कह रही हैं? कैश आइटम है नहीं, वो तो ग्रुप बैलेंस शीट में तो इन्वेंट्री से वो यूआरपी वैसे ही उड़ा दी और हम नीचे जाके जब वर्किंग कैपिटल चेंजेस करेंगे तो इस इन्वेंट्री में से यूआरपी गायब कर दिया होगा। तो इस अच्छा, ये ना एक स्टूडेंट का सवाल है कि यूआरपी तो कहीं ना कहीं कैश ही फ्लो हुआ है, नहीं एक ने दूसरे को चीजें बेची हैं तो कैश ही आया जाया होगा। तो इसमें ना मैं आपको एक पहले बेसिक प्रिंसिपल बता देता हूँ, आल्दो कि उसका हमने जिस तरह से कैश फ्लो की वर्किंग करनी है ना वो हमने करना नहीं होगा काम, जो बात बताने लगा, लेकिन सिर्फ एक बेस प्रिंसिपल बता रहा हूं। ये पढ़े, जो पी और एस का आपस का कैश फ्लो है वो थोड़ी ग्रुप कैश फ्लो में आना चाहिए। वो कोई ग्रुप क्वांटम से कोई कैश फ्लो है नहीं, लेकिन ये बात लिखी हुई है सिर्फ एज अ कॉन्सेप्ट, करने में ये आ ही नहीं रहा होगा, यानी करने में इसका हम कुछ कर ही नहीं रहे होंगे क्योंकि हम ऑलरेडी ग्रुप एसओएफपी और ग्रुप एसओसीआई से हम लोग कैश फ्लो बना रहे हैं, तो उसमें तो वैसे ही डेटर क्रेडिटर एलिमिनेट हो गए होंगे। तो ये जो पॉइंट है ना ये मैंने कॉन्सेप्चुअली लिखा हुआ है, ये असल में करने वाला काम नहीं है। तो जो आप कह रही हो वो कैश फ्लो के हिसाब से तो कैश फ्लो नहीं है यूआरपी वाली बात। अच्छा, बाकी लोगों के लिए ये जो मैं बात क्या कर रहा था, ये बात समझ आई कि ये एक लाइन आइटम लिखी हुई है हमने और ये इसी से रिलेटेड था लेकिन ऊपर लाइनों में कहीं लिखा हुआ है, तो हम एसोसिएट का जो किया था वो निकाल देते हैं क्योंकि वो नॉन कैश हरकत थी। तो ये चूंकि ऊपर की लाइनों में था इसको वहां से हटाना है और ये एक लाइन आ रही थी इसको यहां से हटाना है, तो दोनों को नेट करके हटा देते हैं। नहीं तो याद ही कर लें कम से कम। लेकिन ये पी टू ए वाला यूआरपी है क्या ना, देखो शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट पीबीटी में एडेड है और यूआरपी चलो पीपी वाला कह देते हैं, पीपी वाला बता देता हूं, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट एडेड है और यूआरपी अदर इनकम से निकला हुआ है। तो ये दो अपोजिट काम हुए हैं ना, तो जब ये दो अपोजिट काम है तो इनको नेट करके ही हम रिवर्स कर देते हैं। अच्छा चलो एक ऐसे कहते हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट पीबीटी में ऐड हुआ है और यूआरपी तो जो ऐड हुआ है उसको लेस कर देते हैं और जो लेस हुआ है तो ये दोनों अपोजिट काम ही कर रहे हैं ना, तो अगर इनको मिलाएंगे तो नेट हो जाएगा ना, ये वो नेट हो गया, लिखते हैं सेपरेट। लेकिन वो प्रेजेंटेशन के कॉन्टेक्स्ट से तो वो एसोसिएट ही की चीज है ना जो हम खत्म कर रहे हैं, इसलिए नेट है। यानी कैश फ्लो के फेस पे क्या लिखेंगे कि यूआरपी ऐड कर रहे हैं, तो इसलिए इसी में नेट करके हम लिख रहे हैं। इंपेयरमेंट लॉस, गेन लॉस ऑन सब्सिडरी और शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट डन। प्रॉफिट ऑन डी रिकॉग्निशन ऑफ अर्लियर इन्वेस्टमेंट, ये क्या होता है कि जब छोटे एस से बड़ा एस बन रहा है, नहीं 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 वो नहीं, जब सादी इन्वेस्टमेंट से एसोसिएट बन रही है
या एसोसिएट से सब्सिडरी बन रही है, या सादी इन्वेस्टमेंट से सब्सिडरी बन रही है, तो हम क्या करते हैं, पुरानी इन्वेस्टमेंट को अपडेट करते हैं। तो ये कोई कैश फ्लो है नहीं, लेकिन वो हमने पी की रिटेन अर्निंग में गेन डाला होगा, पी की इनकम स्टेटमेंट में उसको एक इनकम बनाया होगा, तो वो तो नॉन कैश चीज है, ये वो रिवर्स कर देंगे। ये वो है जो पुरानी इन्वेस्टमेंट होती है ना, और मजीद इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, तो पुरानी को अपडेट करते हैं ना, ये वो वाली बात, ये वो रिवर्स हो रहा है, वो स्टेप एक्विजिशन वाला, ये वो रिवर्स हो रहा है। हाँ, अच्छा, नेगेटिव गुडविल सब्सिडरी की हमने कंसोलिडेशन करते हुए क्या किया होता है, हमने उसको नहीं, इनकम स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, अदर इनकम बनाई होती है, तो ये तो एक नॉन कैश चीज है, तो ये लेस हो गया। नेगेटिव गुडविल तो जस्ट एक ख्याली चीज है कि हमने सस्ते में खरीद ली, ज्यादा पैसे देने चाहिए थे, हमने कम दे दिए, तो ये तो ख्याली सी इनकम है, तो नॉन कैश इनकम है, तो इसको लेस कर दें। अब ये नेगेटिव गुडविल दी होगी सवाल में, नहीं, गुडविल की वर्किंग करनी पड़ेगी, तो उसमें गुडविल की वर्किंग्स और गेन लॉस और डिस्पोजल की वर्किंग्स वो होंगी इसमें। यहां तक की लाइनें ओके। चल, ये मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आ गया। तो जैसे पीपीई का खरीदना बेचना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है, तो वैसे ही सब्सिडरी और एसोसिएट का बेचना खरीदना भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है। यानी ड्यूरिंग द ईयर अगर ग्रुप ने एक सब्सिडरी खरीदी होगी, परचेज ऑफ सब्सिडरी आउटफ्लो, अगर ग्रुप ने एक सब्सिडरी बेची होगी, सेल ऑफ सब्सिडरी इनफ्लो, यही बात एसोसिएट के लिए भी। हाँ, वो बताता हूँ कि ये फिगर क्या लिखनी है यहाँ पर। तो परचेज सेल ऑफ सब्सिडरी, परचेज सेल ऑफ एसोसिएट, और अभी पहले एक सवाल का जवाब दे रहा था मैं, डिविडेंड फ्रॉम एसोसिएट, ये कैश फ्लो है, ये आएगा। तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 5 नई चीजें, इनकी वर्किंग समझाता हूं। और फाइनेंसिंग में जी, वो मैंने प्रॉफिट लिखा, लॉस हो तो वो हो जाएगा, ऐड बैक हो जाएगा। ज्यादातर वैसे प्रॉफिट ही आया है ना सवालों में। हाँ, तो मैंने तो मतलब देखिए, मैंने फॉर्मेट बनाया होता है और कॉन्सेप्ट भी समझाता हूँ। तो प्रॉफिट की जगह लॉस आएगा तो लेस हो जाएगा, ऐड बैक हो जाएगा। ये क्या चीज है जी, इश्यू ऑफ शेयर्स टू एनसीआई, ये क्या चीज होगी भला? जब नहीं, बड़े ऐसे छोटा ऐसे नहीं, ये ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ। ना 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 ना, वो ये है, ये ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ, इश्यू ऑफ शेयर्स टू एनसीआई। मैंने सोसी पढ़ाते हुए बताया था कि जब राइट शेयर इशू हुए होंगे, तो जो पेरेंट शेयर अपने लोगों को कर रहा होता है वो तो सोसी में आएगा, जो सब्सिडरी शेयर इशू कर रही होगी और जो पेरेंट को आ रहे होंगे वो तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, लेकिन जो एनसीआई को इशू कर रहे होंगे वो हम राइट इशू के सामने एनसीआई में लिखा करते हैं सोसी में। सोसी के फॉर्मेट पे राइट इशू के सामने एनसीआई कॉलम में भी फिगर लिखी थी, और ये वो फिगर है जो सब्सिडी ने मजीद शेयर इशू किए होंगे और एनसीआई वालों को किए होंगे, तो वो तो है कैश फ्लो, ये वो है। यानी एस ने जो, देखें, एनसीआई को शेयर हमने तो इशू नहीं किए, तो एस ने किया ना, ये वो है, और ये कैश फ्लो है, ये आएगा। ये वो है जो छोटे से बड़ा, ऐसे बड़े से छोटा ऐसे, क्योंकि इसको हम लोग ओनर्स के दरमियान एक ट्रांजेक्शन समझते हैं, जिसके ऊपर प्रॉफिट या लॉस को प्रॉफिट लॉस नहीं कहते थे, एज एडजस्टमेंट इन इक्विटी कहते थे। ये वो वाली चीज है कि उस छोटे एस से बड़े एस या बड़े एस से छोटे एस पे जाते हुए जो हम कैश ले दे रहे हैं, ये वो है। ये क्या होगा? ये भी सोसी में जो एनसीआई कॉलम में डिविडेंड पेड था, जो एस ने डिविडेंड पे किया होगा, जो एनसीआई को दिया होगा, ये वो है। बस ये 8-10 लाइनें हैं जो एक्स्ट्रा है। अब इन फिगर्स को कैलकुलेट कैसे करना है वो बताता हूं। ये तो वही जो पी का डिविडेंड ऑलरेडी आ रहा होगा। हाँ जी, ये इन 8-10 आइटम्स को ऐड लेस करने में वजह में कोई परेशानी है तो मैं बताता हूँ। चलिए, अब मैं इन फिगर्स को निकालना बताता हूँ। ये लॉस ऑन सेल ऑफ सब्सिडरी और गेन ऑन सेल ऑफ सब्सिडरी, तो ये वही है जो पहले सिखाया है। इंपेयरमेंट लॉस ऑफ गुडविल सिखाता हूं, क्योंकि ये ग्रुप बैलेंस शीट दी हुई होगी सवाल में, तो ग्रुप बैलेंस शीट दी हुई है भी, तो गुडविल भी आ रही होगी ना। अब वो जो गुडविल आ रही होगी पिछले साल की बैलेंस शीट में और इस साल की बैलेंस शीट में सेम होंगी गुडविल। फर्क इंपेयरमेंट का भी हो सकता है। उसके अलावा 2 और चीजें हो सकती हैं, नई सब्सिडरी खरीदी होगी, उसके ऊपर मजीद गुडविल आई होगी, और जो बेची होगी उसकी गुडविल निकल गई होगी। तो इन्हीं 5 चीजों में डिफरेंस इंपेयरमेंट लॉस होगा, वो मैंने टी अकाउंट की शक्ल में दिखा दिया।
ये देखिए ग्रुप बैलेंस शीट पिछले साल की, ग्रुप बैलेंस शीट इस साल की। इस साल कोई सब्सिडी खरीदी होगी, नई गुडविल आई होगी, ये फिगर कैसे पता चलेगी? ये वर्किंग करनी पड़ेगी। और जो बेची होगी ये उसकी गुडविल की कैरिंग अमाउंट, यानी अगर उस पर कोई इंपेयरमेंट आई हुई है तो उसकी कैरिंग अमाउंट, वो कैरिंग अमाउंट लिखेंगे तभी बैलेंसिंग फिगर आपके पास इंपेयरमेंट लॉस निकलना है, क्योंकि ये कम करके लिखेंगे तो बैलेंसिंग इंपेयरमेंट लॉस निकलना है। और ये भी सवाल में आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ये भी सवाल में कैलकुलेट करनी पड़ेगी, यानी जो सब्सिडीज बिक रही होंगी उनके ऊपर गुडविल भी निकालनी पड़ेगी। एक्विजिशन वाला कौन सा इंपेयरमेंट लॉस होता है? हाँ नहीं 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 नहीं, ओपनिंग क्लोजिंग गुडविल बैलेंस शीट से आगे ये क्या है? जो इस साल में नई सब्सिडी खरीदी होगी उसकी गुडविल, ये जो इस साल सब्सिडी बेची होगी उसकी गुडविल की कैरिंग अमाउंट, ये वो फिगर है जो इस साल गुडविल की इंपेयरमेंट मजीद हुई है, वो इनके ऊपर भी हुई होगी। जो पहले की खरीदी हुई सब्सिडीज हैं ये उनकी गुडविल चली आ रही है, उनमें भी तो इस साल इंपेयरमेंट हुई हो सकती है, ये वो है। वो एक गुडविल की हम कैलकुलेशन करते हैं, एक सब्सिडरी की, उसमें वो आज तक की इंपेयरमेंट है जो यहां से लेस कर रहे होते हैं। इस मेहनत से हमें ये वो फिगर पता चलेगी जो फॉर द ईयर इंपेयरमेंट हुई है। अब जो फॉर द ईयर इंपेयरमेंट हुई है मजीद, वो जो पहले गुडविल आ रही थी, अच्छा गुडविल की कैरिंग अमाउंट आ रही थी, गुडविल बैलेंस शीट में जो फिगर लिखते हैं वो कौन सी फिगर लिखते हैं? इंपेयरमेंट लेस करने के बाद लिखते हैं ना, ये वो फिगर आ रही थी, ये पुरानी सब्सिडीज की गुडविल्स थी। हो सकता है उनमें से कोई मजीद इंपेयर हुई हो, ये वो है। हो सकता है जो इस साल मजीद नई खरीदी है वो भी ईयर एंड तक कंपेयर हो गई हो, ये वो भी है। हो सकता है जो, बल्कि यही है, ये दो ही है, तो इनके ऊपर भी इंपेयरमेंट जो इस साल हुई और नई खरीदी हुई का भी इंपेयरमेंट जो इस साल हुई है वो है, यानी इंपेयरमेंट लॉस फॉर द ईयर है। ये हमें इन चार चीजों का बैलेंस करके पता चलेगा, ये वर्किंग करनी पड़ेगी आपको। ये दोनों फिगर्स दी होंगी और ये सब्सिडीज खरीदना बेचना बताया होगा, ये उनकी वर्किंग करनी पड़ेगी और इसको बैलेंस करेंगे तो इंपेयरमेंट लॉस निकलेगा। जी जी ये भी क्लोजिंग में आ रही है, करंट ईयर की क्लोजिंग में ये तो आ रही है, और डिस्पोजल जो हमने की है वो भी इसमें से माइनस हुआ है। सर अगर उनको सिर्फ नेट कलेक्शन पेमेंट लॉस को टोटल फॉर द ईयर आ रही है, तो यही तो आप यही तो कर रहे हैं। आप दोबारा बोलें, आप क्या कर रहे हैं? अच्छा अच्छा, आप कह रहे हैं सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस ले लें? अरे नहीं भाई, ओपनिंग में ये ऐड हुआ है तो जाके क्लोजिंग के अंदर ये आया है। ओपनिंग 100 थी, कोई नई सब्सिडी नहीं खरीदी, पुरानी बेच दी 40, कुछ इंपेयरमेंट नहीं हुई, तो ही तो क्लोजिंग 60 आ रही है। अब आप कह रहे हैं कि सिर्फ इनका डिफरेंस ले लें, तो वो तो आप डिफरेंस को इंपेयरमेंट लॉस कह देंगे। इसको यहां दिखाएंगे तो जैसे पीपीई की बीडी है, सीडी है, डिस्पोजल है, एडिशन है, तो डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? तो अब आप कह रहे हैं कि एडिशन चूंकि इसमें एडेड है, डिस्पोजल चूंकि इसमें से निकल ही गई हुई है, तो इसकी जरूरत ही क्या है, हम इनका डिफरेंस ले लें, ये कह रहे हैं आप। ये देखते हैं जी, ये शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट की मैंने वर्किंग लिखी है, असल में इसकी वर्किंग इसकी नहीं करनी पड़ रही होती, ये तो एसओसीआई में नजर आ रही होगी, ये तो एसओसीआई के फेस पे नजर आ रही होगी। मैंने इसको असल में एक वर्किंग में यूज करना है, वो वर्किंग ये है जिसमें मैंने यूज करना है। ये नहीं बताया होगा सवाल में कि हमें एसोसिएट से इस साल डिविडेंड मिला कितना है, उसके लिए वर्किंग देखें, बल्कि पहले जबानी देखें। बैलेंस शीट में एसोसिएट से रिलेटेड क्या आ रहा होगा? इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, ये फिगर कहां से मिलेंगी? दोनों बैलेंस शीट से। किसी एक बैलेंस शीट की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट बैलेंस शीट की फिगर कैलकुलेट कैसे होती है? जो इन्वेस्टमेंट की हुई होती है प्लस आज तक के अदर रिजर्व में हिस्सा और रिटेन अर्निंग में हमारा हिस्सा, वो इसमें हम ऐड करते हैं ना। ये फिगर कैसे निकली होगी? पिछले साल
इन्वेस्टमेंट प्लस पिछले साल तक के अदर रिजर्व में हिस्सा, रिटेन अर्निंग में हिस्सा। अगर इस फिगर से आगे चल के यहां तक पहुंचना हो तो क्या करें? आज तक की अदर रिजर्व, आज तक की रिटेन अर्निंग का हिस्सा ऐड करना? नहीं, इस फिगर से चल के यहां तक पहुंचना हो तो क्या करें? फॉर द ईयर अदर रिजर्व यानी ओसीआई, ओसीआई फॉर द ईयर रिटेन अर्निंग यानी पैट। तो अगर ओसीआई में हिस्सा ये कहां आ रहा होगा? एसओसीआई के फेस पे आ रहा होगा, शेयर ऑफ ओसीआई फ्रॉम एसोसिएट। पैट का हिस्सा ये कहां आ रहा होगा? ये एसओसीआई के फेस पे आ रहा होगा। दिस प्लस दिस करेंगे तो क्लोजिंग बन जाएगा। ठीक है? नहीं, अगर हम ये इसमें ऐड कर दें तो क्लोजिंग तक पहुंच जाएंगे, या आज तक के अदर रिजर्व्स और आज तक की रिटेन अर्निंग ऐड करनी पड़ेंगे फॉर द ईयर ना? क्यों? क्योंकि इसमें पिछले एडेड हैं, बस फॉर द ईयर ऐड कर दें तो यहां तक पहुंच जाएंगे। लेकिन हम बैलेंस शीट में क्या ऐड करते हैं? रिटेन अर्निंग्स का हिस्सा या पैट का हिस्सा? रिटेन अर्निंग का हिस्सा। जबकि रिटेन अर्निंग में दो चीजें हुई होती हैं, पैट आया होता है और डिविडेंड लेस हुआ होता है। हम लोग इक्विटी मेथड में इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की फिगर कैसे निकालते हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स का हिस्सा ऐड करते हैं ना। जागरे समझ आ रही है? हम लोग बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की फिगर निकालते हुए रिटेन्ड अर्निंग्स में हमारा 40% हिस्सा निकाल के ऐड करते हैं ना। तो रिटेन्ड अर्निंग्स में क्या होता है? पैट एडेड और डिविडेंड लेस हुआ होता है। जबकि अभी हमने क्या कर दिया? पैट ऐड किया हुआ है, तो डिविडेंड तो लेस करना पड़ेगा। वो डिविडेंड जो इस साल उसने बांटा होगा, डिक्लेयर किया होगा, बांटा नहीं डिक्लेयर्ड, वो यहां से लेस। अब आपको ये फिगर और ये फिगर बैलेंस शीट से मिलेगी, ये दोनों फिगर्स एसओसीआई के फेस से मिलेंगी। इसको बैलेंस करेंगे तो ये फिगर निकलेगी। अब ये डिविडेंड डिक्लेयर्ड है, रिसीव्ड नहीं है, क्योंकि डिविडेंड डिक्लेयर है जो रिटेन अर्निंग्स में डेबिट होता जाकर, तो ये डिक्लेयर्ड वाला है। हाँ, ये हमारा हिस्सा है, क्योंकि हमारे हिस्से हैं, तो ये वो निकलेगा जो हमारा हिस्सा डिक्लेयर्ड है। हमें चाहिए डिविडेंड रिसीव्ड, तो हो सकता है कि डिविडेंड रिसीवेबल अलग से ओपनिंग क्लोजिंग आ रहा हो, तो वो इसमें प्लस माइनस करेंगे तो डिविडेंड रिसीव्ड बनेगा। ये देखें, ना आ रहा हो तो बस ये डिविडेंड रिसीव्ड होगा। ये देख लें वर्किंग टू। ओपनिंग, प्रॉफिट का हिस्सा, ओसीआई का हिस्सा और डिविडेंड। अच्छा, अब ये और फालतू चीजें क्या आ गई? ये तो मैं आपको एक इन्वेस्टमेंट टैली करा रहा था। इस साल नई इन्वेस्टमेंट भी तो हो सकती हैं, ये वो आ गई। पुरानी भी तो बेची हो सकती है, ये वो चले गई। और ये क्या कर दिया मैंने? पी टू ए के ए टू बी, ए टू बी तो ऑलरेडी इसके अंदर हुआ हुआ है। ये है जो उसके अंदर ऑलरेडी नहीं हुआ हुआ। ये वो दो चीजें जो ऊपर हमने नेट कर दी थी, ये वो दो चीजें हमने ऊपर इन दोनों को नेट करके लिखा था ना, बस ऊपर नेट करके लिख दिया था। यहां ये अलग अलग आ रही है, नेट करके लिखते हैं, नेट करके लिख दे। ये तो मैं आपको इसलिए अलग अलग दिखा रहा हूं क्योंकि एसओसीआई के फेस पे सवाल में अलग लाइन आइटम आ रही होगी, तो ये यहां लिख लें, यूआरपी यहां लिख लें। नहीं तो वो जो ऊपर एक लाइन आइटम लेस किया है वही नेट इधर लिख दें, फिर ये अलग से ना लिखें बेशक। वो जो ऊपर मैंने नेट किया ना, ये वही दो लाइनें। यहां से डिविडेंड डिक्लेयर्ड वाला पोर्शन निकलेगा और ये नीचे देखें, फिर ओपनिंग क्लोजिंग रिसीवेबल है तो उससे रिसीव निकल आएगा जी। नहीं, जो हमारी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट है, जो हमारी एसोसिएट हैं ईयर एंड पे, ये तो गई ना। ये जो ईयर एंड पे एसोसिएट्स मौजूद हैं, ये उनके साथ किया गया यूआरपी। ये इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की वर्किंग है, जहां से आपको डिविडेंड की फिगर पता चलेगी। क्या ग्रॉस अमाउंट कौन से? हाँ नहीं कैरिंग, हाँ इम्पेयरमेंट नहीं, सिर्फ इम्पेयरमेंट नहीं है, जो प्रॉफिट एडेड है वो भी है। कैरिंग अमाउंट मतलब जब हम ए टू एस पढ़ रहे थे तो ए बेच रहे थे, एस बना रहे थे, तो ए बेचने पे प्रॉफिट निकाल रहे थे ना, तो वो कैसे निकाल रहे थे कि उस वक्त अगर इन्वेस्टमेंट इन ए होती तो कितनी होती, ये वो है। अच्छा, ये वो फिगर है जो पहले हम लोग स्टेप एक्विजिशन में भी या जब एसोसिएट को बेचा हुआ है तो भी, एसोसिएट के बेचने में प्रॉफिट कैसे निकालते हैं कि उस वक्त एसोसिएट की वर्किंग करते तो क्या होती, ये वो फिगर है। उसको मैं कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कह रहा हूं। और एक दो और हैं, फिर ब्रेक करके सवाल कर लेंगे। किधर गया?
ये जो बाकी 2-3 लाइनें ये बताते हैं, फिर ब्रेक करता हूँ, फिर सवाल करते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा जी, ये देखें, ये जो इंक्रीज डिक्रीज इन बताते हैं हम एसेट्स लायबिलिटीज, ये समझें जरा। इन्वेंट्री करंट एसेट्स में 2022-2021 यहां आ रही है 500, यहां आ रही थी 320। तो हम लोग वर्किंग कैपिटल चेंजेस में क्या करते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज इन इन्वेंट्री दिखाते हैं ना, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। और उसके पीछे लॉजिक क्या होती है कि वो जो ऊपर कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रही हैं, इनका डिफरेंस वो कॉस्ट ऑफ सेल को परचेजेस में कन्वर्ट कर देगा, और फिर आगे क्रेडिटर्स की इंक्रीज डिक्रीज उनको पेमेंट टू सप्लायर बना देगी। इनका डिफरेंस ऊपर आई कॉस्ट ऑफ सेल को परचेजेस बना देगा। ये उसी सूरत हो रहा होगा जब इन्वेंट्री में ये 4 चीजें ही थी, ओपनिंग इन्वेंट्री थी, क्लोजिंग इन्वेंट्री थी, कॉस्ट ऑफ सेल्स थी और परचेज थी। अगर ये वाकई 4 चीजें थी ना, तो कॉस्ट ऑफ सेल लेट से 700 ऊपर प्रॉफिट में ऑलरेडी चार्ज है, वो ऑलरेडी प्रॉफिट में है, इसकी इंक्रीज डिक्रीज क्या कर रही है, ये बना रही है। ये तभी होगी बात अगर बस ये 4 चीजें ही हैं। तो हो सकता है इस साल जो हमने सब्सिडरी खरीदी है और वो पिछले साल नहीं थी, इस साल है, पिछले साल जो इन्वेंट्री पड़ी हुई थी, ये ग्रुप बैलेंस शीट है, ठीक है। पिछले साल हमारी 2 सब्सिडरीज थी, तो ये पी और उन 2 एस की इन्वेंट्रीज थी। अब हमने एक और एस खरीद ली, तो अब पी और 3 एस की इन्वेंट्रीज आ गई। तो ये जो मजीद इन्वेंट्री आई है, ये कोई परचेज करके तो नहीं आई है, ये तो सब्सिडरी कंसोलिडेट करने की वजह से आई है। देखें, जब हम ऊपर कॉस्ट ऑफ सेल में ये ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री एडजस्ट करते हैं, तो बाकी क्या निकलता है, जो परचेज की होगी। लेकिन अब इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ परचेज की वजह से तो नहीं है, वो तो सब्सिडरी भी साथ जोड़ने की वजह से आ गई। तो अब हम उस इन्वेंट्री की जो क्लोजिंग फिगर है, इसमें से वो लेस कर देंगे। वो क्या, जो हमने इस साल नई सब्सिडरी खरीदी है, उसकी जो एक्विजिशन डेट पे इन्वेंट्री थी, वो निकाल देंगे यहां से। ईयर एंड वाली क्यों नहीं, क्योंकि उस साल उसने फिर और परचेजेस भी तो कर ली होंगी। क्योंकि अगर दरमियान में एक सब्सिडरी खरीदी है, तो उस वक्त तो वो अचानक बाहर से हमारे खानदान में आई है, लेकिन उसके बाद से ईयर एंड तक तो उसने भी परचेजेस की होंगी। तो इसलिए अगर हमने इंक्रीज डिक्रीज लेनी है और ड्यूरिंग द ईयर को सब्सिडरी खरीदी है, तो क्लोजिंग, और ये मैं बात इन्वेंट्री की कर रहा हूं, डेटर क्रेडिटर सबकी बात हो रही है, जो भी इंक्रीज डिक्रीज देने उन सबकी बात हो रही है कि अगर इस साल कोई सब्सिडरी खरीदी हुई, तो इस रेलिवेंट लाइन आइटम में उस सब्सिडरी की जो एक्विजिशन डेट वाली फिगर थी, वो क्लोजिंग में से निकाल दें, फिर इंक्रीज डिक्रीज लें, ठीक है। और अगर साल सब्सिडरी बेची हुई को, तो उसको ओपनिंग में से निकाल दें, क्योंकि वो इनमें थी इनमें नहीं है, तो उसको फिर ओपनिंग से निकाल दें और फिर इंक्रीज डिक्रीज लें। लेकिन इसमें से कौन सी वैल्यू निकालनी है, जो डिस्पोजल डेट पे। तो इसीलिए फिर आपको यकीनन अब खरीदने वाली सब्सिडरी का पहले तो जरूरत नहीं थी, अब आपको उसके पीपी भी बताया हुआ करेंगे, इन्वेंट्रीज भी बताया हुआ करेंगे, डेटर भी बताया हुआ करेंगे। पहले नहीं जरूरत होती थी, अब कैश फ्लो के सवाल में जरूरत होगी। कंक्लूजन दोबारा कि अगर इस साल में कोई सब्सिडरी खरीदी है, तो जब आप इंक्रीज डिक्रीज ले रहे होंगे, तो खरीदी हुई सब्सिडरी की एक्विजिशन डेट के ऊपर जो चीजें हैं, वो क्लोजिंग में से निकालें और फिर इंक्रीज डिक्रीज लें। और अगर इस साल को सब्सिडरी बेची है, तो उसकी बेची हुई डेट के ऊपर जो इन्वेंट्री डेटर्स आ रहे हैं, वो ओपनिंग में से निकालें, फिर इंक्रीज डिक्रीज लें। ये बात है जो मैंने इधर 0.5 में समझाने की कोशिश की है। ये 0.5 पेज 60 पे 0.5। ये पेज 60 के एंड पे और पेज 60 के स्टार्ट पे, 61 के स्टार्ट पे। हाँ जी, बताता हूँ। हमने जो तीसरी सब्सिडरी खरीदी है ना, उनकी वैल्यू थी 100 रुपए की,
और लेट्स से और हम 500 और ये 320। अगर आप कह रहे हैं कि जो सब्सिडी ड्यूरिंग द ईयर हमने खरीदी है उसकी एक्विजिशन डेट पे ये वैल्यू ही 600 थी, इससे ही ज्यादा थी। मैं फिगर बदल लेता हूं ना। आप ये कह रहे हैं, मैंने आपको कहा कि इस 500 और 320 का डिफरेंस लेते हुए क्या करना है, अगर ड्यूरिंग द ईयर को सब्सिडी खरीदी है तो उसकी जो एक्विजिशन डेट के ऊपर इन्वेंट्री थी वो इस क्लोजिंग में से माइनस कर लें और फिर डिफरेंस लें। यही कहा है ना, तो आप यही करें, जो अकॉर्डिंगली प्लस माइनस होगा वो आंसर आ जाएगा। जैसे ये ज्यादा है ये कम है, इसीलिए ये इंक्रीज है ना। एक्विजिशन डेट सब्सिडरी खरीदी, उसकी इन्वेंट्री 600 थी, तो उसमें से 600 माइनस कर दूं, ये क्या बन जाएगा, -100 बन जाएगा। अब -100 और 320 में फर्क लेना है, 420 का फर्क आ जाएगा है? ये -100 इन्वेंट्री नहीं है, हम एक एडजस्टमेंट कर रहे हैं। इसका जो एंड रिजल्ट है वो मीनिंगफुल है। जैसे अगर ये ना होता तो कैश फ्लो के फेस पे क्या आ रहा होता, 180, क्या अंग्रेजी कहते हैं उसको, इंक्रीज इन इन्वेंट्री 180। अब हम क्या कहेंगे, क्लोजिंग ये है, ओपनिंग ये है, तो 420 डिक्रीज इन इन्वेंट्री। तो इसलिए 600 क्या 6000 आ रहा है, आप बस कर दे माइनस, क्लोजिंग में से कर दे माइनस। आप कौन सा इसको बैलेंस शीट में दिखा के इन्वेंट्री कहने लगे जो दिल को अजीब लग रहा है कि माइनस इन्वेंट्री किस मुंह से कहूंगा। हम तो एक प्लस माइनस कर रहे हैं और उसका एंड रिजल्ट कैश फ्लो के ऊपर दिखा रहे हैं। तो अगर 500 थी ईयर एंड पे और एक्विजिशन डेट पे वो 600 दी हुई है, कर दे माइनस, -100 आ जाएगा ना। अब इनका डिफरेंस ले लें, वो 420 है। नहीं, ये मतलब नहीं है, ये सिर्फ एक बीच की एडजस्टमेंट है। हम उसमें सब्सिडी की आने की मिलावट निकाल रहे हैं ताकि पता चले कि असल में ग्रुप पॉइंट ऑफ इन्वेंट्री के साथ हुआ क्या, इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई। नहीं ना यार, ये ऐसा नहीं है, हम सिर्फ इनका डिफरेंस लेके परचेजेस तक पहुंचना चाह रहे हैं, तो वो प्लस माइनस परचेजेस तक पहुंचा देगा। तो इसलिए अगर 600 है तो माइनस कर दें, कोई बात नहीं। अच्छा, ये जो काम ये डेटर इन्वेंट्री के साथ कर रहे हैं, जिस भी आइटम की हम वर्किंग कर रहे होंगे ये काम उसमें भी करना पड़ेगा। जैसे मैंने मिसाल एक पीपी की ली है, अब इस पीपी की मिसाल में देखें हैं, हाँ, तो कैश फ्लो का एक लंबा सवाल ही होता है। क्यों? चले, जो होगा अच्छा ही होगा, बस आप उसको अच्छे की उम्मीद रखें, हैं? बदगुमानी नहीं करो यार। पीपी की वर्किंग, ये जो मैंने बोल्ड वाली लाइन लिखी हुई है, ये वो है जो सादे कैश फ्लो में वर्किंग बताइए। अब अगर हमने इस साल कोई सब्सिडरी खरीदी होगी, अच्छा, ये सारी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कहां से उठाए हैं, ग्रुप बैलेंस शीट से। पहले आप इस पीपी की वर्किंग को सिर्फ नॉर्मल कैश फ्लो के हिसाब से देखें तो ओपनिंग बैलेंस होता है, क्लोजिंग बैलेंस होता है, डिस्पोजल है, डेप्रिसिएशन है। तो बैलेंसिंग करके क्या पता चलता है कि हमने इतनी खरीदी होंगी, इतनी सब्सिडरी हमने पैसे देके खरीदी होंगी, सॉरी, इतनी प्रॉपर्टी हमने पैसे देके खरीदी होगी। लेकिन अब हुआ क्या कि ड्यूरिंग द ईयर एक नई सब्सिडरी खरीद ली, उसकी पीपी आके जुड़ गई साथ। क्या वो पैसे देके पीपी खरीदी है? नहीं। लेकिन इसमें वो सब्सिडरी नहीं थी, इसमें है, तो इसके अंदर वो सब्सिडरी के कंसोलिडेशन की वजह से पीपी आ गया हुआ है, तो वो परचेज ऑफ पीपी तो नहीं है। तो यहां से निकालने की बजाय उसको इस साइड पे डेबिट लिख दें। अब बैलेंसिंग करें इसी तरह है, चलो ऐसे कह लो कि हमने कह दिया कि हाँ ये भी एक डेबिट आया था। अब जब बैलेंसिंग करेंगे तो पता चलेगा कि कितनी परचेज ऑफ पीपी है। इसी तरह अगर कोई सब्सिडरी बेची है तो उसकी पीपी यहां लिख दें, ओपनिंग में था क्लोजिंग में नहीं है, मतलब गया, तो ये क्रेडिट पे लिख दें। क्लोजिंग में ऐड नहीं, क्रेडिट पे लिख दिया, चलो क्लोजिंग में ऐड कर दिया, ये इसके साथ मिल गया कि ठीक है। ये मैंने पीपीई की मिसाल लिखी है। बात ये की है कि जितनी भी कैश फ्लो में हम वर्किंग्स करने के टी अकाउंट बना रहे होंगे, चाहे वो इंटेंजिबल का अकाउंट बनाना पड़ रहा हो, चाहे वो टैक्स का अकाउंट बनाना पड़ रहा हो, जो भी हम वर्किंग कर रहे थे टी अकाउंट बना के, उसमें ड्यूरिंग द ईयर सब्सिडरी खरीदी हुई बेची हुई, उसकी वो रेलिवेंट आइटम्स भी उस अकाउंट में डालनी पड़ेगी।
जो मैंने एक मिसाल पीपीई की दी, टैक्स का अकाउंट, इंटरेस्ट पेबल का अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीवेबल का अकाउंट, जो भी हम वर्किंग बना रहे थे सब के अंदर ये परचेज और सब्सिडरी की डिस्पोजल डालनी पड़ेगी, फिर बैलेंसिंग फिगर सही निकलेंगे। सब पे इसी तरह एक्विजिशन डेट की फिगर्स और डिस्पोजल डेट की फिगर्स हैं, तो वो होगी ना, वो इसके अंदर आ रही है, वो इसके अंदर आ रही होगी, क्योंकि आपको ऑलरेडी ग्रुप एसओएफपी ग्रुप एसओसीआई बना के दी हुई है, वो ऑलरेडी ठीक डेप्रिसिएशन आ रही है। नहीं सारी भी आ सकती हैं। अच्छा बस एक दो छोटी छोटी चीजें रह गई, फिर करते हैं ब्रेक। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ये परचेज ऑफ सब्सिडरी और सेल ऑफ सब्सिडरी आ रही है। अब ये कैश फ्लो है, तो परचेज ऑफ सब्सिडरी में क्या लिखना चाहिए? अगर हमने सब्सिडरी खरीदी है और शेयर एक्सचेंज किए हैं तो यहां कुछ नहीं आएगा। अगर हमने सब्सिडरी खरीदी है और सब उनको डेफर कर दिया है, यहां कुछ नहीं आएगा। यहां पर क्या आएगा? जो कैश पे किया है। इसी तरह सब्सिडरी बेची है तो जो कैश मिला है, तो सेल ऑफ सब्सिडरी में जो हमें कैश मिल रहा है और परचेज ऑफ सब्सिडरी जो हम कैश पे कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जो मैंने ऊपर बात की कि करंट एसेट्स की इंक्रीज डिक्रीज में खरीदी बेची सब्सिडरीज की भी इन्वेंट्री मिला दें, पीपी का अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें भी जो सब्सिडरी की पीपी कंसोलिडेट हो रही है उसको मिला दें। तो इसी तरह से ये जो परचेज ऑफ सब्सिडरी है, इसमें हम जितना कैश दिया है वो तो लिखेंगे, लेकिन बदले में एस का कैश कंसोलिडेशन में भी तो जुड़ा है ना, आके वो नेट कर देंगे। ये नंबर 3 और 4 पढ़ लें, पेज 61 के एंड पे और पेज 62 के शुरू पे। पेज 61 के एंड पे और पेज 62 के स्टार्ट पे। पेज 61 के एंड पे सब्सिडरी खरीदी है, पैसे दिए होंगे, लेकिन सब्सिडरी का कैश फिर मिला भी होगा हमें कंसोलिडेशन में आके, वो नेट कर दें। सब्सिडरी बेचते हुए पैसे आए होंगे, लेकिन सब्सिडरी निकल रही है तो उसका जो कैश कंसोलिडेट होता था वो भी निकल रहा होगा, तो नेट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। तो जो हम परचेज करते हुए कैश दे रहे हैं माइनस जो उसका कैश उस दिन सब्सिडरी का था, और सेल करते हुए कैश मिल रहा है माइनस जो उस दिन कैश वाली सब्सिडरी गई। और लास्ट ये जो डिविडेंड पेड की वर्किंग है, ये वही है जो सोसी में एनसीआई का कॉलम है। यानी अगर आपको सवाल में सोसी दी हुई है तो फिर इसकी जरूरत ही नहीं है। ये मैंने इनफैक्ट सोसी में एनसीआई वाला कॉलम बनाया हुआ है। जो सोसी सीखी है ना, उसमें जो एनसीआई वाला कॉलम है ये वो है। अगर आपको सोसी गिवन है सवाल में तो फिर इस वर्किंग की जरूरत नहीं है। ये मैंने वही लिखा हुआ है, ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, नए शेयर इशू किए हुए हो सकते हैं, और वो जो प्रॉफिट और अदर कंप्रिहेंसिव इनकम एट्रीब्यूटेबल है, तो ये वही वाला कॉलम ही मैंने बनाया हुआ है। आनी है ना, यहां से उसमें से बैलेंसिंग फिगर डिविडेंड निकलनी है। जो एस ने एनसीआई को डिविडेंड डिक्लेयर किया है ये वो है। नहीं, ये एस, वो जो सोसी में एनसीआई वाला कॉलम होता है ना, ये वो है। उस सोसी के एनसीआई वाले कॉलम में डिविडेंड कौन सा आ रहा होगा? जो एस ने एनसीआई वालों को डिक्लेयर किया, ये वो है। अगर अभी उसमें से कुछ पे नहीं किया हुआ तो यहां से पेड निकलेगा। अच्छा, इस वर्किंग में ना वो लाइन जो मैंने उस दिन सोसी में ऐड करवाई थी वो इस वर्किंग में भी ऐड कर लेते हैं। उस दिन मैंने सोसी में एक एनसीआई में एक एडजस्टमेंट ऐड कराई थी। क्या था भला? वो छोटे एस और बड़े एस जो इंक्रीज या डिक्रीज इन एनसीआई आ रही होती थी एडजस्टमेंट इन इक्विटी की वर्किंग में, तो वो यानी ये जो वर्किंग है ना, ये वही सोसी में एनसीआई का कॉलम है। तो इसमें डेबिट क्रेडिट साइड पे वो छोटे एस बड़े एस वाली भी एडजस्टमेंट आ जाएगी, वो जो डिक्रीज इन एनसीआई और इंक्रीज इन एनसीआई थी। इंक्रीज इन एनसीआई है तो क्रेडिट साइड पे, डिक्रीज है तो डेबिट साइड पे।
इंक्रीज इन एनसीआई तो क्रेडिट साइड पे, ये वही वो बड़े ऐसे छोटा एस हो रहा होगा, और डिक्रीज इन एनसीआई तो डेबिट साइड पे, ये छोटे एस से बड़ा एस हो रहा होगा। और एक लाइन इधर और आनी चाहिए मेरे ख्याल में, राइट इशू वाली क्रेडिट साइड पे, वो जो एस ने एनसीआई को राइट इशू किए हैं, ये वो इधर क्रेडिट साइड पे वो भी डाल दें जी। वर्किंग 5 में ये जो सामने है वर्किंग 5 क्रेडिट साइड पे एक राइट इशू भी लिख दें। ये राइट इशू वो है जो मैंने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लिखा हुआ, इशू ऑफ शेयर्स टू एनसीआई। इशू ऑफ राइट शेयर्स टू एनसीआई, इंक्रीज इन एनसीआई बड़े ऐसे छोटे एस वाली, डिक्रीज इन एनसीआई छोटे ऐसे बड़े एस वाली। बस जी ये थी कैश फ्लो। और ये जो आगे डायरेक्ट मेथड है ये मैं ऑलरेडी बात कर चुका कि जहां जहां भी हम वर्किंग में टी अकाउंट बना रहे होंगे, जो भी पीपी में बात की है, जहां जहां वर्किंग में टी अकाउंट बना रहे होंगे उसमें खरीदी हुई सब्सिडरी और बेची हुई सब्सिडरी की भी आइटम्स डालनी पड़ेंगी, जैसे पीपी में डाली थी अभी। बस ये इतनी सी बात थी ग्रुप कैश फ्लो। अब नमाज पढ़ लें और उसका सवाल कराता हूं।